गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज अपने जिस वस्तु के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है वेग। ठीक है, लास्ट टाइम अपने ने दूरी, विस्थापन और चाल के बारे में पढ़ा था। इस बार अपने पढ़ेंगे वेग के बारे में। अब वेग क्या है? वेग और चाल में फ़र्क इतना ही है कि चाल के लिए कोई दिशा निर्धारित नहीं होती है, कोई भी दिशा में जा सकता है, लेकिन वेग जो है वो एक निश्चित दिशा में जाता है। ठीक है, तो कोई वस्तु जो है ए बिंदु से बी बिंदु तक एक निश्चित दिशा में जा रहा है, बराबर। तो इसकी दूरी जितनी तय की और लगा समय, तो दूरी और लगा समय, लेकिन यहाँ पे दूरी शब्द का उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये सीधी रेखा में गति कर रहा है, और सीधी रेखा में गति करता है तो अपने बोल सकते हैं कि ये विस्थापन है। तो ए बिंदु और बी बिंदु के बीच में तय किया गया विस्थापन और उस विस्थापन में लगा समय को वेग कहते हैं, बराबर। जैसे चाल में पढ़ा था, कोई वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गति करती है, ठीक है, और गति करने में जो दूरी लगती है उस दूरी में लगे समय को चाल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक शब्द और ऐड होगा और वो होगा निश्चित दिशा में। तो कोई वस्तु निश्चित दिशा में दिए गए निर्धारित समय पे दूरी तय करता है तो उसको वेग कहते हैं। और यहाँ पे एक परिभाषा भी दी हुई है, ये भी लिख सकते हैं कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। अब सिंपल सी बात है कि यहाँ पे विस्थापन शब्द का उपयोग कर रहे हैं वेग में, तो इसकी जो राशि होगी वो सदिश राशि होगी। इसका सूत्र जो है वो वेग बराबर हो जाएगा विस्थापन बटे में समय। विस्थापन जो होता है वो मीटर में होता है, समय जो होता है वो सेकंड में होता है, इसलिए इसका मात्रक हो जाएगा मीटर बटे में सेकंड, या इसको किलोमीटर पर आवर भी अपने बोल सकते हैं। ठीक है, और इसकी विमा जो होगी वो होगी, देखो मात्रक में क्या है, मीटर है, मीटर क्या होता है L1, सेकंड क्या होता है T1, ऊपर लेके आएंगे तो T-1 यहाँ पे हो जाएगा। अब चाल के प्रकार, कितने तरह के चाल होते हैं? एक होता है एक समान चाल, फिर होता है परिवर्तित चाल, फिर होता है औसत चाल, फिर होता है ताक्षणिक चाल। इसके सब के बारे में अपने पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है अपना एक समान चाल। एक समान चाल में कैसा है कि जैसे मैं तुमको एक उदाहरण देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे t बराबर 0 है, यहाँ पे t बराबर 2 है, यहाँ पे t बराबर 4 है। ठीक है, और ये है दूरी कितनी है 0 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, ये 8 किलोमीटर। ठीक है, तो तुम क्या देखते हो कि बिंदु A इसको मान लेते, इसको B मान लेते और इसको C मान लेते। तो अब अपने क्या कहेंगे कि बिंदु A और बिंदु B इनके बीच का दूरी कितनी है? तो अपने बोलेंगे इसके बीच की दूरी है 4 किलोमीटर। ठीक है, फिर बिंदु B और बिंदु C के बीच में कितनी दूरी है? तो अपने बोलेंगे 4 किलोमीटर। फिर इसी तरह T0 और T2 इनके बीच का समय कितना है? तो अपने बोलेंगे 2 सेकंड। फिर T2 और T4 के बीच में कितना है? तो अपने बोलेंगे 2 सेकंड। तो अपने यहाँ पे देखो वस्तु A से C तक गई, तो हर बिंदु पे मतलब A और B और B और B और C, उसकी दूरी जो है वो समान दूरी तय कर रहा है, समान दूरी 4, और वो समान दूरी समान समय में तय कर रहा है। तो समान दूरी समान समय में तय करता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक समान चाल। मतलब कोई भी कण जो है वो समान समय में समान दूरी तय करे तो उस कण को एक समान चाल कहलाता है। ठीक है, अब इसका भाग करें, क्योंकि अपना सूत्र क्या है, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो दूरी बटे में
समय तो दूरी बटा समय, तो 4/2 तो कितना आएगा, चाल 2 ही आएगा। इसी तरह यहाँ पे भी क्या है, दूरी बटा समय, तो 4/2 तो क्या आएगा, 2 आएगा। मतलब दोनों की चाल देखो समान है, तो इसीलिए अपने क्या बोलते हैं, एक समान चाल। मतलब कोई भी वस्तु है समान दूरी तय कर रहा है, मतलब 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड, और समान समय में समान दूरी तय कर रहा है, मतलब 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर, और समान दूरी समान समय 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड, तो उसको एक समान चाल कहेंगे। लेकिन इसका उल्टा ये कि कोई भी कण समान समय में असमान दूरी की तय करता है, तो उसको अपने असमान चाल कहेंगे या परिवर्तित चाल कहेंगे। अब दूरी असमान रखेंगे, लेकिन समय को समान इसलिए रखेंगे क्योंकि समय तो अपने हिसाब से चलता रहता है। जैसे मान लो कोई खिलाड़ी दौड़ रहा है, ठीक है, तो समय तो अपने हिसाब से जो चलता है सेकंड में, वो तो समय तो चलता ही रहेगा। उसको ही बढ़ा, या तो अपने उसको बहुत समय को स्पीड से बढ़ा नहीं सकते या समय को घटा नहीं सकते, समय तो अपने हिसाब से चलता रहता है, ठीक है, सुबह से लेकर शाम तक होती है, तो समय तो अपने हिसाब से चल ही रहा है। तो समय को परिवर्तित नहीं कर सकते, लेकिन दूरी को परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। तो परिवर्तित चाल में क्या है कि जब कोई भी कण समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है, तो उसको असमान चाल या परिवर्तित चाल कहते हैं, ठीक है। फिर आता है औसत चाल, ठीक है। औसत चाल मतलब तुमने गणित के अंदर तुम पढ़ते हो औसत, तो औसत चाल में मतलब क्या होता है, औसत चाल में ऐसा होता है कि जितनी भी दूरी तय की है, जैसे मान लो कि जैसे ये बिंदु है, ये बहुत सारे पॉइंट हैं, तो इन सब में अलग अलग दूरी है। जैसे कि ये दूरी है 0 2 3 4 5 6, और इसमें समय जैसे कि ये 2 4 6 8 10 12, तो इन सब की औसत दूरी ज्ञात करनी है। तो जितनी भी दूरी है, कुल दूरी जोड़ दो, मतलब 0 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 सबको जोड़ दो, तो ऊपर जो आ जाएगा वो कुल दूरी, और नीचे जो है वो जो समय है उन सब समय को भी जोड़ दो, तो कुल दूरी और लगने वाला कुल समय, इन दोनों के जो अनुपात को औसत चाल कहेंगे, बराबर। तो इसमें ऊपर के जितने भी वैल्यू है, जैसे 2 0 और 2 2 और 3 कितने हुए, 5 5 और 4 9 9 और 5 14, ठीक है, तो ये आ गया 14 14 और 6 20 हो गया, तो ऊपर आ जाएगा 20। फिर कितना है, 2 4 6 8 10 12, तो 12 और 10 हुए 22 22 और 8 30 30 36 36 40 42 42, मतलब 20/42 करेंगे और इसका भाग कर देंगे तो अपने को औसत चाल मिल जाएगा। अब इसका सूत्र यहाँ पे दिया हुआ है। इसका सूत्र जो है, औसत चाल का सूत्र होता है, इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं, औसत चाल है, ठीक है, तो इसको डेल्टा, यहाँ पे थोड़ा ये गलत दिया हुआ है, ये अपने को नहीं लिखना है, मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखना है। औसत चाल को अपने डेल्टा वी से डिनोट कर सकते हैं, तो डेल्टा वी। अब चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, तो दूरी जो होती है, कुल दूरी बतानी है तो डेल्टा एस लिखेंगे, और कुल समय बताना तो डेल्टा टी करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि ऊपर वाला जो है जितनी भी दूरी दी हुई है, जैसे S1 + S2 + S3, जितनी भी दूरी दी हुई है उन दूरी को जोड़ दो, बटे में जितना भी समय दिया हुआ है T1 + T2 + T3, जितना भी समय दिया हो इन सब समय को जोड़ दो और फिर इसका भाग कर दो, तो अपने को औसत चाल मिल जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और उस कुल दूरी में लगे कुल समय, उसके अनुपात को ही औसत चाल अपने कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में ताक्षणिक चाल। ताक्षणिक चाल किसको कहते हैं? देखो, ताक्षणिक चाल जो है वो एक नया शब्द है तुम्हारे लिए, इसको समझना।
ताक्षणिक चाल का मतलब ये है कि जैसे तुमको बोल दे कि तुम यहाँ से अहमदाबाद से बड़ौदा जा रहे हो, अहमदाबाद से बड़ौदा कार में जा रहे हो, ठीक है। तो तुम यहाँ से निकले, अब अहमदाबाद से बड़ौदा जाने में 2 घंटे लगते हैं, ठीक है ना, 2 घंटे। तो अहमदाबाद से बड़ौदा तुम जा रहे हो और मान लो कि 1 घंटे के बाद में कोई भी समय पर, एक निश्चित समय पे तुमको बोल दे कि जैसे तुम अहमदाबाद से निकले गाड़ी लेके और एक निश्चित समय बीच में आके और तुम बोल दे कि ये वाले पॉइंट पे इस कार की चाल कितनी है, तो वो अपने को कैसे ज्ञात कर सकते, ठीक है। तो जैसे कि तुमने गाड़ी के अंदर एक तो होता है स्पीडोमीटर, ठीक है, और एक होता है ओडोमीटर। तो गाड़ी के अंदर जो ओडोमीटर होता है वो अपने को डिस्टेंस बताता है, ठीक है ना। ओडोमीटर जो होता है वो ऐसा प्लेट होती है, उसमें बहुत सारे नंबर होते हैं, तो इसको बोलते हैं ओडोमीटर। तो ये बदलता रहता है, ठीक है। तो ये अपने को दूरी बताता है कि भाई कार कितनी दूरी चली। और एक ऐसा मीटर होता है तो वहाँ पे ये बताता है, तो वो उसकी स्पीड बताता है, स्पीड मतलब चाल बताता है। तो ये अपना स्पीडोमीटर होता है। तो ये स्पीडोमीटर जो होता है वो हमेशा ताक्षणिक चाल बताता है कि भाई ये पॉइंट पे कितनी दूरी है। तो देखो ये तुमने देखा होगा, ये कांटा हमेशा बदलता रहता है, कभी यहाँ पे आता है, फिर स्पीड बढ़ाते तो इस साइड आता है, फिर स्पीड घटाते तो इस साइड आता है, तो वो कांटा बदलता रहता है। तो वो क्या बताता है कि उस जगह पे, उस बिंदु पे उसकी कार की ताक्षणिक चाल कितनी है वो बताता है। तो ताक्षणिक चाल क्या होती है कि तुम अहमदाबाद से बड़ौदा जा रहे हो और बीच में कोई भी पॉइंट पे तुम जा रहे हो और अचानक से तुम बोल रहे हो कि भाई ये वाली जगह पे ताक्षणिक चाल क्या होगी, तो वो अपने को ज्ञात करना है। तो अपने किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, तो वो ही इसमें बताया हुआ है। तो ताक्षणिक चाल का मतलब यही है कि कोई निश्चित समय पे, कोई फिक्स समय, जैसे मान लो 2 घंटे लगते हैं, अब मुझे बोल दे कि 1 घंटा और 20 मिनट और 30 सेकेंड, 1 घंटा 20 मिनट और 30 सेकेंड पे कार जिस बिंदु पे थी उस बिंदु पर मुझे ताक्षणिक चाल ज्ञात करके बताओ, तो अपने उसका ज्ञात कर सकते हैं। तो एक निश्चित समय में या कोई भी क्षण पर वस्तु की चाल को ताक्षणिक चाल कहते हैं, ठीक है। तो इसका सूत्र कैसे बनेगा वो यहाँ पे देखो। तो देखो चाल को तो अपने v से ही डिनोट करते हैं, बराबर। अब इसमें क्या होता है कि जो औसत चाल का जो फॉर्मूला था वो तो यहाँ पे लगेगा ही, लेकिन कुछ बातें यहाँ पे अपने को ध्यान रखना। तो v की जगह पे लिखेंगे डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। अब अपने को क्या करना है, एक निश्चित समय पे, ताक्षणिक एक क्षण पे, तो उस क्षण को अपने क्या बोल देते हैं कि वो क्षण बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा, मतलब एक अपने चुटकी बजाते हैं तो ये चुटकी जो है, ये चुटकी बजाई तो ये 1 सेकंड के अंदर चुटकी बज गई। तो इतना, इससे भी 100 गुना कम समय लेंगे। तो वो इसको कैसे दर्शाएंगे, तो अपने लेंगे लिमिट, ये तुमको चीज़ एक याद रखनी है, लिमिट, और डेल्टा टी को अपने किसके बराबर मानेंगे, 0। ये एरो जो होता है इसको बोलते हैं 10 to 0, मतलब डेल्टा टी जो है वो 0 के पास वाली टर्म है। तो मतलब डेल्टा टी 0 के पास वाली मतलब 0 नहीं रखेंगे, लेकिन 0 के पास वाली मतलब सेकंड भी नहीं रखेंगे, माइक्रो सेकंड में रखेंगे। मतलब इतना कम समय में, उतने कम समय में उस बिंदु पर जितनी दूरी उसने तय की होगी कार ने, तो उसको अपने ताक्षणिक चाल कहेंगे। तो v बराबर लिमिट डेल्टा टी 0 के बराबर, डेल्टा एस बटे में डेल्टा टी। अब इसकी जगह पे अपने ds बाई डी टी लिख सकते हैं। तो इसके नीचे आ जाएगा ds बाई डी टी, ये जो है ऐसा आएगा, v बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। और इस टर्म को डायरेक्ट तुम ds बाई डी टी भी लिख सकते हो, ठीक है। ds बाई डी टी जो होता है वो डिफ्रेंशिएशन होता है, अवकलन होता है, उसके बारे में अपने आगे पढ़ेंगे। तो ये वाला जो सूत्र है तुमको याद रखना है, जब तुमको ताक्षणिक चाल ज्ञात करना हो तो ये वाला सूत्र तुमको याद रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद में त्वरण, ठीक है। तो त्वरण कैसे ज्ञात कर सकते हैं? त्वरण ज्ञात करने के लिए, अब त्वरण सबसे पहले एक सदिश राशि होती है।
क्यों? क्योंकि इसमें वेग में परिवर्तन हो रहा है। वेग तो सदिश राशि है, तो वेग में परिवर्तन हो रहा है मतलब त्वरण भी क्या होगी? सदिश राशि होगी। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन की दर को या वेग में परिवर्तन के समय की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, अब एक बात मैं तुमको उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ एक्सीलेशन, एक्सीलेट, ये सब तुमने कब सुना होगा? जब तुम बाइक चलाते हो या कोई भी कार चलाते हो, तो उसमें कोई ऐसा बोलता है कि गाड़ी जल्दी चलाना भाई, लेट हो रहा है, एक्सीलेट कर थोड़ा गाड़ी को, एक्सीलेट कर। एक्सीलेट मतलब अपने उसको हैंडल को थोड़ा घुमाते, एक्सीलेट करते तो बाइक बहुत स्पीड से चलती है। तो एक्सीलेट शब्द कब यूज़ करेंगे? पहले जैसे कि है वो गाड़ी एक नॉर्मल स्पीड से चल रही थी, नॉर्मल वेग से चल रही थी, लेकिन तुम एक्सीलेट करोगे तो वो गाड़ी बहुत फास्ट चलेगी, बराबर। तो यहाँ तक तो वो नॉर्मल चल रही थी, लेकिन जैसे ही तुमने उसको एक्सीलेट किया वो वेग बढ़ गया। तो कहने का मतलब क्या है कि जब कभी भी वेग समान वेग से चल रहा हो, मतलब फिक्स वेग से चल रहा हो, तब त्वरण उत्पन्न नहीं होता। लेकिन जब वेग बढ़ाया जाता है अचानक से, या वेग को जब अचानक से घटाया जाता है, तब उसके अंदर त्वरण उत्पन्न होता है। ठीक है ना? जैसे तुमको बोले कि पंखे का त्वरण कितना है, पंखे का त्वरण कितना है, तो तू अपने ध्यान से देखते कि पंखा घूम रहा है, पंखा घूम रहा है, तो पंखा तो एक निश्चित वेग से घूम रहा है, निश्चित वेग से घूम रहा है, वेग में परिवर्तन तो हो ही नहीं रहा। तो निश्चित वेग से घूम रहा है तो उसका त्वरण जो होगा, त्वरण मतलब ए, वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि जहाँ पे वेग परिवर्तित नहीं होता है, मतलब वेग ना तो बढ़ रहा है धीरे धीरे, ना वेग धीरे धीरे घट रहा है, तो वहाँ पे त्वरण उत्पन्न नहीं होगा, तो वहाँ पे त्वरण 0 होगा। लेकिन जहाँ पे वेग परिवर्तित हो रहा है तो वहाँ अपने बोलेंगे कि त्वरण उत्पन्न हो रहा है। तो यही बात एकदम अच्छे से समझ लेने की, जहाँ जिस जगह पे वेग परिवर्तित हो ही नहीं रहा, जैसे मान लो सूर्य उदय हो रहा है और सूर्य अस्त हो रहा है, तो सूर्य का वेग जो है वो फिक्स है, बदल नहीं रहा। जैसे पृथ्वी अपनी एक्सिस पे घूम रही है, तो पृथ्वी अपनी एक्सिस पे घूम रही है, तो पृथ्वी का वेग भी क्या है? फिक्स है। दिन रात हो रही है, 24 घंटे में पूरा सर्कुलेशन हो रहा है, तो उसका वेग फिक्स है, वो बदल नहीं रहा। ठीक है ना? तो वहाँ पे त्वरण जो है वो 0 है। लेकिन जैसे कि कोई भी जैसे कि हवा है, कभी हवा ज़्यादा चल रही है, कभी हवा कम चल रही है, तो वेग में परिवर्तन हो रहा है हवा में, तो वहाँ पे त्वरण होगा। तो त्वरण का मतलब ही होता है कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो इसका सूत्र हो जाएगा वेग में परिवर्तन बटे में समय। अब वेग का परिवर्तन कैसे ज्ञात करेंगे? कि वेग जैसे मान लो कि यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक गया, तो यहाँ पे वेग तो 0 ही होगा, बराबर है। यहाँ पे जैसे मान लो 10 हो गया, तो वेग बढ़ रहा है, वेग बढ़ रहा है, तो वेग बढ़ रहा है तो अपने बोलेंगे ना त्वरण हो रहा है, क्योंकि वेग बढ़ेगा तभी तो त्वरण उत्पन्न होता है, तो वेग में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है ना? तो अब इसको कैसे बताएंगे? तो अपने लिखेंगे अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो इसी तरह यहाँ पे देखो, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, मतलब वेग में परिवर्तन हो रहा है पर कितना हो रहा है, तो अपने क्या बोलेंगे 10 - 0 मतलब 10, बराबर। तो वेग में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा? वेग बढ़ रहा है, 0 से 10 हुआ, तो अपने कैसे पता चलेगा कि इनके बीच का अंतर कितना हुआ? तो 10 में से 0 घटाया तो अपने को मिल जाएगा कि वेग कितना हुआ। तो वेग में परिवर्तन मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, बराबर। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और उसके अंदर लगे समय को लिख देंगे। अब देखो, अब तुमको याद रखना है कि जैसे फिर से मैं बता रहा हूँ, जैसे वस्तु है, ये बिंदु ए है, यहाँ से उसने गाड़ी वेग बढ़ा 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 बी बिंदु तक पहुँचा। ठीक है? तो ए बिंदु को बोलेंगे प्रारंभिक वेग, बी बिंदु को बोलेंगे अंतिम वेग। अब प्रारंभिक वेग को u से डिनोट करते, अंतिम वेग को v से डिनोट करते। तो अपना सूत्र क्या है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो अंतिम वेग की जगह पे लिख देंगे v, प्रारंभिक वेग की जगह पे लिख देंगे u, और समय है t। तो अपना त्वरण का सूत्र क्या हुआ? a बराबर v माइनस यू बटे में टी, v माइनस यू बटे में टी। ये सूत्र तुमको याद रखना है, a बराबर v माइनस यू बटे में टी। अब इसका मात्रा क्या होगा? देखो ये सूत्र देखो, वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन का सूत्र क्या है? मीटर पर सेकेंड, और नीचे और एक समय आ गया, तो मीटर पर सेकेंड तो था ही,
लेकिन इसके नीचे और एक सेकंड आ गया, मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे त्वरण का सूत्र हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और त्वरण तो पता ही है सदिश राशि होगी, क्योंकि इसके अंदर वेग आ रहा है, तो वेग सदिश राशि है तो त्वरण भी सदिश राशि। तो ये जितनी भी भौतिक राशियाँ पढ़ी हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके बारे में तुमको सब आना चाहिए।